प्रधानमंत्री ने कहा, देशवासी राष्ट्र की प्रगति और कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करने का संकल्प लें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि। 9 अक्टूबर को जारी होगी मरवाही विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ली राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज ने की अनुसूचित जनजाति वर्ग के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा। बस्तर संभाग के 8 जिलों के 216 प्रकरणों की वापसी की अनुशंसा। और सर्वाधिक ओडीएफ प्लस गांव के लिए छत्तीसगढ़ को मिला दूसरा पुरस्कार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने ऑनलाइन समारोह में किया पुरस्कृत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर आज राष्ट्र कृतज्ञता पूर्वक उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर आज सुबह सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी भारतीयता, सनातनता और पारिवारिक संस्कारों से सुसज्जित व्यक्ति थे, जिसके बल पर उन्होंने जीवन के तमाम उतार चढ़ावों को झेला। महात्मा गांधी ने अपनी शिक्षा स्थानीय और विदेशी दोनों जगहों से प्राप्त की, जिससे वे देश की संस्कृति से तो जुड़े ही दुनिया के तमाम रंग ढंग से भी परिचित हो पाए। दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान वे रंग भेद से परिचित हुए तो स्वदेश वापसी के बाद देश में फैली गरीबी, बदहाली और शोषण को समझ पाए और धीरे धीरे आंदोलनों के नेतृत्व का सिलसिला शुरू किया, जो आजादी मिलने तक अनवरत जारी रहा। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून उल्लंघन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और तमाम सामाजिक सुधार आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान किया। भारतीयता की पहचान महात्मा गांधी अपनी तमाम उपलब्धियां अहिंसा और सत्याग्रह के बल पर ही हासिल करना चाहते थे। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने देशवासियों से अपील की है कि वे राष्ट्र की प्रगति और कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करने का संकल्प लें। उन्होंने लोगों से सत्य और अहिंसा के गांधी जी के मंत्रों का अनुसरण करने और स्वच्छ, सक्षम, सुदृढ़ तथा खुशहाल भारत के निर्माण के उनके सपने को साकार करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें महात्मा गांधी के जीवन और उनके महान विचारों से बहुत कुछ सीखना है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि बापू के आदर्श हमें खुशहाल और करुणामय भारत के निर्माण का रास्ता दिखाते रहेंगे। वहीं आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह विजय घाट स्थित उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। एक ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान सपूत थे, जिन्होंने हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और युद्धकाल में जिस तरह देश का नेतृत्व किया, वो राष्ट्र को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री बड़े विनम्र और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे। वे सादगी के प्रतीक थे और उनका जीवन राष्ट्र के कल्याण के प्रति समर्पित था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्यपाल ने राजभवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने पूरे विश्व को सत्य, अहिंसा के मार्ग पर चलने की सीख दी।
वहीं लाल बहादुर शास्त्री के आदर्श तथा जय जवान जय किसान का नारा हम सभी के लिए हमेशा प्रेरणादायी रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपिता के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी के सिद्धांत सदैव पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते रहेंगे। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन सादगी में बिताया। हम सौभाग्यशाली होंगे यदि उनके बताए हुए रास्ते पर चल के यहाँ के आम गरीबों के, आम गांव के, आम किसानों के लोगों को कुछ दे पाएंगे, उनके लिए कुछ रास्ता खोज पाएंगे, उनकी बेहतरी के लिए कुछ कर पाएंगे, तो ये हमारा सौभाग्य होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रपिता की 151वीं जयंती पर नवा रायपुर स्थित महानदी भवन परिसर में बापू की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने अपने निवास कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि बापू की प्रेरणा हम सबको सही रास्ता दिखा रही है। दुविधा की स्थिति में जब कोई कठिन फैसला लेना होगा तो गांधी जी के आदर्श और सिद्धांत सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। इस मौके पर उन्होंने लोगों से गांधीवाद को समझने और उसका अनुसरण करने का आह्वान भी किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने अपने कार्यालय में विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मरवाही विधानसभा उप निर्वाचन के लिए घोषित कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने राजनीतिक दलों से कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इससे बचाव की व्यवस्था बनाने और आदर्श आचार संहिता का पालन करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने बताया कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, दिव्यांगों, अधिसूचित आवश्यक सेवाओं में संलग्न मतदाता तथा कोरोना संदिग्ध या पॉजिटिव मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र से भी मतदान का विकल्प रखा गया है। श्रीमती कंगाले ने बताया कि मरवाही विधानसभा उप निर्वाचन के लिए 9 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। उम्मीदवार 16 अक्टूबर तक अपना नामांकन जमा कर सकेंगे। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी तथा 19 अक्टूबर को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि होगी। निर्वाचन के लिए मतदान 3 नवंबर को और 10 नवंबर को मतों की गिनती होगी। श्रीमती कंगाले ने बताया कि उम्मीदवार सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन नामांकन भर सकते हैं। मरवाही विधानसभा में कुल 286 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 237 मूल मतदान केंद्र और 49 सहायक मतदान केंद्र हैं। बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के.सी. देव सेनापति और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विपिन मांझी तथा सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज ए.के. पटनायक ने छत्तीसगढ़ के 8 जिलों के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने 216 प्रकरणों को अभियोजन से वापस लेने तथा 169 प्रकरणों को प्ली ऑफ बार्गेनिंग के माध्यम से निराकरण की अनुशंसा की। बैठक में बस्तर संभाग के बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, कोंडागांव तथा राजनांदगांव जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के खिलाफ कुल 528 प्रकरणों पर विचार किया गया। उल्लेखनीय है कि पूर्व में अक्टूबर 2019 एवं मार्च 2020 में समिति द्वारा उक्त 8 जिलों के अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरुद्ध दर्ज कुल 404 प्रकरणों को अभियोजन से वापस लिए जाने तथा 81 प्रकरण दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभिभाग सौदेबाजी यानी प्ली ऑफ बार्गेनिंग के माध्यम से न्यायालय से निराकरण हेतु अनुशंसा की गई थी। इस प्रकार अब तक कुल 620 प्रकरणों को अभियोजन से वापस लिए जाने तथा 250 प्रकरणों को अभिभाग सौदेबाजी के माध्यम से निराकरण की अनुशंसा की जा चुकी है। बैठक में समिति के सदस्य एवं महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी, गृह सचिव एडी गौतम तथा पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
नकली कीटनाशक दवाइयों की सप्लाई की शिकायत के बाद रायपुर जिला प्रशासन ने हरकत में आते हुए सभी कीटनाशक दवा दुकानों की आकस्मिक जांच शुरू कर दी है। कलेक्टर डॉक्टर भारतीदासन के निर्देश पर कृषि विभाग द्वारा जिला स्तर पर 4 टीम गठित कर जांच में लगाया गया है। चारों टीमों द्वारा धरसींवा, आरंग, अभनपुर, तिल्दा विकास खंडों की कीटनाशक दवा दुकानों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान कीटनाशकों के नमूने विक्रय परिसरों से लिए गए। साथ ही कीटनाशक बेचने की दर प्रदर्शित नहीं करना, स्टॉक का संधारण नहीं करना तथा भंडार वितरण की जानकारी नहीं देने जैसी कई अनियमितताएं पाई गई, जिस पर कीटनाशक अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। दुकान संचालकों को कृषकों को सही दवा एवं अनुशासित मात्रा में प्रयोग करने हेतु सुझाव देने तथा दवाई खरीदने वाले किसानों को कैश मेमो बिल अनिवार्य रूप से देने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण दल द्वारा किसानों से कहा गया है कि यदि संचालक कैश मेमो बिल नहीं देता है तो उसकी सूचना ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को दे ताकि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। केंद्र सरकार के कृषि कानून को लेकर छत्तीसगढ़ के किसान काफी उत्साहित हैं। किसान इसे फसल बेचने की आजादी के साथ अपने लिए काफी लाभदायक मान रहे हैं। किसानों ने केंद्र सरकार के इस कानून का स्वागत करते हुए इसे किसान हितैषी बताया है। पहले मैं सोसाइटी में बेचता था, अब खुली मंडी हो गई है ना। तो मैं गांव में अपनी खेती बाड़ी करता हूं, जैसे धान है, चना है, गेहूं का पैदावार करते हैं, है ना। तो ये खुले मंडी होने के कारण जो मोदी जी ने सेंट्रल में जो विधेयक लाए हैं 3 ठो, है ना, उससे हम खुली मंडी में अच्छी रेट में अपने फसल को बेच सकते हैं, है ना। सिर्फ इनको विरोध वो लोग कर रहे हैं, व्यापारी लोग कर रहे हैं जिनको नुकसान है। वो किसान को कोई प्रकार का नुकसान नहीं है। और मैं एक छोटा किसान हूँ, इस वास्ते बोला हूँ हर किसान को, पूरे देश में हर किसान को फायदा होगा। और सब किसान चाहते हैं कि खुली मंडी का समर्थन करते हैं। कुछ लोग जो हैं उनका विरोध कर रहे हैं, जो अपने स्वयं के हित के लिए और देश के हित के लिए, किसानों के हित के लिए जो मोदी जी ने योजना लाया वो बहुत ही बढ़िया है। वहीं कृषि विशेषज्ञ संकेत ठाकुर का कहना है कि कृषि कानून से किसानों को फसल बेचने की आजादी के साथ ही उन्हें फसल के उचित दाम के संबंध में कॉन्ट्रैक्ट करने की भी छूट मिलेगी। बनाए गए हैं और ये तीनों नए कानून अभी हाल ही में लोकसभा राज्यसभा से विधेयक के रूप में प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति महोदय ने इसे कानून का रूप दे दिया पिछले सप्ताह। इन तीनों कानूनों में पहला कानून किसानों को इस बात की आज़ादी देता है कि वे अपनी फसल उपज को देश के किसी भी कोने में बेचने के लिए स्वतंत्र रहेंगे, जबकि पहले मंडी अधिनियम के तहत वो अपने क्षेत्र की मंडी में ही बेचने के लिए बाध्य रहते थे और उसके लिए उन्हें 6.5% का मंडी टैक्स देना पड़ता था। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 नए कृषि कानून से किसानों को पूरे देश में कहीं भी फसल बेचने की छूट दी गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत राजनांदगांव जिले के ग्राम हरदी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मौके पर महापौर हेमा देशमुख सहित स्व सहायता समूह की महिलाओं ने झाड़ू लगाकर लोगों को सफाई का संदेश दिया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि सभी वार्ड की महिलाएं सफाई के लिए आगे आएंगी तो राजनांदगांव नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर आ जाएगा। जन्मदिन को एक यादगार बनाने के लिए महिला समिति ने आज यहाँ पर सफाई अभियान शुरू किया। उन्होंने आंगनबाड़ी के सामने घासों को उखाड़ा, रोडों में झाड़ू लगाया और वृक्षारोपण कराया। ऐसी संस्थाएं और समूह अगर निकल के आती है, निश्चित रूप से आने वाले समय में नगर निगम की जब सर्वेक्षण होगी सफाई के, आज हम 10वें पायदान पे हैं, हमें कोई भी नहीं रह सकता पहले पायदान पे आने पे। महिला समूह की सुनीता निषाद ने कहा कि गांव को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही लोगों को इसके लिए प्रेरित भी किया गया है। साफ सफाई के अभियान से हमारे जोश महिला समूह के द्वारा हमने स्वच्छता अभियान चला, जिससे कि अन्य महिला भी हमारा साथ दी और हम चाहते कि हमारा जो गांव है वो साफ सुथरा रह करके ये अभियान चलाया हमने स्वच्छता के लिए। इसी तरह कांकेर में भी गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। अंतागढ़ विधायक अनूप नाग के नेतृत्व में नगर के चौक चौराहों की सफाई की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आम नागरिकों के साथ अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के गंदगी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को ODF प्लस गांव के लिए दूसरा पुरस्कार मिला है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज स्वच्छ भारत दिवस के मौके पर आयोजित ऑनलाइन समारोह में छत्तीसगढ़ को ये पुरस्कार प्रदान किया। छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री TS सिंहदेव ने इस उपलब्धि के लिए स्वच्छ भारत मिशन की राज्य, जिला विकासखंड एवं ग्राम पंचायत की पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के फेज 1 के क्रियान्वयन में भी छत्तीसगढ़ अग्रणी रहा है। स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विश्व बैंक द्वारा छत्तीसगढ़ को 2018 और 19 में 174 करोड़ रुपए की राशि परफॉर्मेंस ग्रांट के रूप में प्राप्त हुई थी। इस वर्ष भी विश्व बैंक द्वारा 68 करोड़ रुपए की राशि मिली है। मिशन के फेज 2 के अंतर्गत ODF के स्थायित्व सहित ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर जोर देकर सभी गांवों को स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के तहत भारत सरकार द्वारा इस साल 8 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाई गई गंदगी मुक्त भारत अभियान में प्रदेश के 62 गांवों को ODF प्लस घोषित किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।